वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड दिस इज़ वीडियो 2 ऑफ ETF इन्वेस्टिंग सीरीज़। आज के वीडियो में हम ETFs को म्यूचुअल फंड से कंपेयर करने वाले हैं एंड वील सी कि क्या डिफरेंस है उन दोनों के स्ट्रक्चर का, क्या डिफरेंस है उनके रिटर्न्स का, कॉस्ट्स का, ट्रांसपेरेंसी का एंड टैक्स एफिशिएंसी का, एंड कैसे ETFs कई लोगों के लिए बेटर साबित हो सकते हैं एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। अब अगर आपको ETFs के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए आई वुड हाईली रिकमेंड वॉचिंग द प्रीवियस वीडियो इन द सीरीज विच इज़ वीडियो 1, जिसमें हमने ETFs के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है। बट कंटेक्स्ट सेट करने के लिए ETFs को बेसिकली आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज़ की तरह समझ सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं बाय करते बल्कि एक बास्केट को बाय करते हैं एंड वो बास्केट विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़ एंड अदर अंडरलाइंग एसेट्स। अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच द प्रीवियस वीडियो ताकि इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ एंड देन ओनली आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग अ डिस्क्लेमर हियर दैट आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इसको आप सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए देखो कि अगर आपको ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है कि उनकी इंटरनल वर्किंग क्या है, क्या आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकता है, उसके लिए दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल बट इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो डू योर ओन रिसर्च वेरी केयरफुली। मूविंग ऑन, आई थिंक ETF और म्यूचुअल फंड के डिफरेंसेस को समझने से पहले इट इज़ बेनिफिशियल टू नो कि एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर ETFs जो हैं दे आर पैसिवली मैनेज्ड वेयर एज मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड। तो जब तक हमें ये बेस डिफरेंस नहीं पता होगा आई थिंक चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले समझते हैं एक्टिव मैनेजमेंट को। तो एक्टिव मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक कंपनी को पैसा दे रहे हैं जो कि आपके बिहाफ पे आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करेंगे। अब एक्टिव क्या है इसमें कि वहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ आपका पैसा मैनेज करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ का काम होता है कि स्टॉक्स को खरीदना, स्टॉक्स को बेचना डेली बेसिस पर या फिर किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जो वो डिसाइड करें, ताकि वो आपको मार्केट में बेस्ट रिटर्न्स दिला पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक फंड मैनेजर को उस कंपनी में लगता है कि मुझे अब एप्पल के स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए एंड जो दूसरे मेरे पास किसी और कंपनी के लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको बेच देना चाहिए, तो वहाँ पर वो डिसीजन लेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इन्वॉल्व है इसलिए उसको एक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। तो जब आप एक कैनेडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जो कि इक्विटी में इन्वेस्टेड है, वहाँ पर फंड मैनेजर्स कॉन्स्टेंटली स्टॉक को खरीदते और बेचते रहते हैं ताकि वो आपको बेस्ट रिटर्न्स दिलाने की कोशिश कर सकें। Whereas passive investing is different. Passive investing में एज द नेम सजेस्ट कोई एक एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है जो स्टॉक्स को खरीद या बेच रहा है आपको रिटर्न्स दिलाने के लिए। पैसिव मैनेजमेंट का बेसिक मतलब है एक इंडेक्स को ट्रैक करना। अब इंडेक्स क्या होते हैं? इन वेरी सिंपल टर्म्स इंडेक्स को आप एक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जो इन लिस्ट्स को या फिर इंडेक्सेस को मेंटेन करती हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्सेस जो कि S&P 500 है, उसका बहुत बेसिक मतलब ये है कि US की 500 सबसे बड़ी कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से। अब इस इंडेक्स को मेंटेन करने का मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मार्केट कैप कंपनीज का फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, ये जो S&P 500 की कंपनीज हैं जो लिस्ट है ये भी अपडेट करनी पड़ती हैं। अब कुछ कंपनीज सिर्फ इन इंडेक्सेस को मेंटेन करने का काम करती हैं एंड इस मेंटेनेंस का मतलब ये है कि अगर आप आज से कुछ साल पहले देखोगे तो S&P 500 में फोर्ड मोटर्स वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, तो उसकी जो पोजीशन थी काफ़ी ऊपर थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इट इज़ मोस्टली टेक कंपनीज, एप्पल है, टेस्ला है, एनवीडिया है, एटसेट्रा। तो ये जो शिफ्ट आया है पिछले कुछ सालों से अब तक एंड ये आगे भी आएगा, इसको मेंटेन करने का जो काम है दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। जस्ट टू गिव अनदर एग्जांपल, इंडिया में निफ्टी 50 नाम का एक इंडेक्स काफ़ी पॉपुलर है विच इज़ बेसिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज बेस्ड अपॉन देयर मार्केट कैप। अब हम इंडेक्सेस के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसिव मैनेजमेंट बेसिकली इन इंडेक्सेस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक VFV नाम का ETF खरीदते हो वैनगार्ड का, तो वो S&P 500 को ट्रैक करता है, यानी कि US की जो टॉप 500 कंपनीज हैं विच इज़ मेंटेन्ड बाय द S&P 500 इंडेक्स, उसमें वो पैसा लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक इंडेक्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। कल को अगर एप्पल का स्टॉक गिर जाता है काफ़ी एंड वो 10th पोजीशन पे या मान लीजिए 15th पोजीशन पे आ जाता है, तो उस केस में इंडेक्स अपडेट होगा एंड जैसे ही इंडेक्स अपडेट होगा वैसे ही ETFs अपनी होल्डिंग्स को अपडेट कर देगा। तो जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो निकल गया यहाँ से, इसलिए इसको बोला जाता है पैसिव मैनेजमेंट। एंड इसी रीज़न की वजह से ETFs कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड वो कैसे, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दैट जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स। बट उससे पहले आई थिंक इट्स गुड टू नो कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज्ड, वेयर एज
जो मेजॉरिटी ऑफ ETFs हैं वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ ETF जो हैं वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। देयर आर डिफरेंट इंडेक्सेस, बहुत तरह के अलग अलग इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के ETFs अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। कुछ ऐसे ETFs हैं जो कि कनाडा में टॉप फाइनेंशियल होल्डिंग्स के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वैसे कुछ ऐसे ETFs हैं जो कि US में सिर्फ टॉप टेक कंपनीज़ के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का खर्चा है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं टू मेक दोज एक्टिव डिसीजंस। वेयर एज ETF जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग को आउटसोर्स कर देते हैं एक ऐसी कंपनी को जो उनके लिए इंडेक्स बनाती है, एंड वो उनको एक बहुत मिनिमम, एक बेयर मिनिमम परसेंटेज एक्सपेंस का देते हैं। इसीलिए अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखो, एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि अगर आपने $100 लगाए जो कि कल को $150 बनते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज यूजली 1.5 से 2% ऑफ वैल्यू चार्ज करेंगी। वेयर एज जो ETFs हैं वो या तो 0.08% या 0.2%, बहुत होगा तो 0.4% तक की मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो बेसिकली आप अपने पैसे को मैनेज कराने का जो खर्चा है वो कितना कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आगे जाके आपके रिटर्न्स कैसे होने वाले हैं। तो मान के चलते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स आपके ETF के रिटर्न्स हैं लगभग 10%, वेराज अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके रिटर्न्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 11%, बट म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट फीस जो थी दैट वाज ऑलमोस्ट 2%। तो आपके जो रिटर्न्स हैं देखा जाए तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो ETF के एंड रिटर्न से भी कम हो, क्योंकि जो ETF के चार्जेस हैं दे आर वेरी मिनिमल। फॉर एग्जाम्पल VFV जैसे ETF के चार्जेस आर अबाउट 0.08%, whereas most of the mutual funds are charging between 1.5 to 2%। तो ये परसेंटेज डिफरेंस बहुत बड़ा है, जिससे कि आपको जो फाइनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो इफेक्ट हो सकता है, आपके रिटर्न्स काफ़ी हैम्पर हो सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक बार म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज कि बहुत सारे लोग अपना पैसा कलेक्टिवली एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, एंड उस कंपनी में एक फंड मैनेजर है जो कि आपके बेसिस पे स्टॉक्स को खरीद रहा है या बेच रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जितनी बार वो स्टॉक को खरीदेगा या जितनी बार उस स्टॉक को बेचेगा तो उसकी कुछ ट्रेडिंग फीस लगेगी। वो ट्रेडिंग फीस कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे चार्ज होती है, क्योंकि आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। सिमिलरली कैपिटल गेन्स भी ऐसे काम करते हैं। पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन्स होता क्या है। तो मान लो कि आपने आज $100 इन्वेस्ट किए एंड वो बढ़ के कुछ टाइम में $150 हो गए, तो जो आपका गेन है वो है $50 का, विच इज़ 150 माइनस 100। तो अब इस गेन के ऊपर आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन्स टैक्स। म्यूचुअल फंड्स के केस में इंटरेस्टिंगली, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे शेयर्स को ट्रेड कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल रिसीव अ कैपिटल गेन्स टैक्स बिल, क्योंकि आपने डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीदे, बट आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो आपके बिहाफ पे शेयर्स को खरीद और बेच रही है, एंड हो सकता है कि मेजॉरिटी शेयर्स कैपिटल गेन्स प्रोड्यूस करें, यानी कि वो ऊपर ग्रोथ आपको देके जाएं, एंड उस केस में हर इन्वेस्टर को जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है एक टैक्स बिल देना पड़ेगा। बेशक आपने उस म्यूचुअल फंड को चाहे बेचा हो अभी तक या ना बेचा हो, क्योंकि आप उस फंड में इन्वेस्टेड हैं एंड कैपिटल गेन हुआ है। इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव फंड मैनेजर बट ऑल्सो ऑफ द शेयर होल्डर्स। इंटरेस्टिंगली ये भी हो सकता है कि मान लो कोविड क्रैश टाइप का कोई इवेंट आया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 30% से लगभग ड्रॉप कर गया, तो हो सकता है आपने सिर्फ उसका लॉस ही देखा है अपने पोर्टफोलियो में, बट स्टिल देयर आर हाई चांसेस कि आपके जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने कुछ स्टॉक्स को बेचा होगा हाई वैल्यू पे, या फिर कुछ स्टॉक्स में कैपिटल गेन्स को इकट्ठा किया होगा, तो अगेन उसका भी टैक्स आपके ऊपर आएगा एज एन इन्वेस्टर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे आप उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करो चाहे बेचो, इट वोंट मैटर वाइल पेइंग द कैपिटल गेन्स टैक्सेस। तो टैक्स स्टैंड पॉइंट से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स उनके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना हो। एंड समझते हैं कि ETF इस टैक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, एंड बेसिकली इसका जो राज है वो उसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है, एंड जिसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टेक्निकल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम एक एनालॉजी के साथ विद सिंपल टर्म्स। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, जो कि क्रिएशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस है, बेसिकली ETFs को खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस है, उसके लिए मान के चलते हैं कि दिवाली का टाइम है एंड आप एक दुकान पे जा रहे हैं दिवाली के प्री पैक्ड गिफ्ट बॉक्सेस को खरीदने, राइट। तो इस केस में आप बन जाते हैं कस्टमर। वो जो दुकान है, जो गिफ्ट शॉप है, जो कि सिर्फ पैकेज्ड सामान रखती है, इंडिविजुअल चीज़ें नहीं बेचती है। मतलब उनके पास बास्केट्स होंगे जिसमें कि जूस है, चिप्स हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ नट्स हैं, तो वो इंडिविजुअल चीज़ें नहीं बेचेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये पैकेज्ड सामान ही देंगे। तो वो जो गिफ्ट शॉप्स हैं वो बन जाती हैं ETF प्रोवाइडर्स।
एंड जो ETF प्रोवाइडर है यानी कि जो गिफ्ट शॉप है वो आपको सिर्फ अगर बास्केट बेच रहा है एंड जहाँ से ये सारा इंडिविजुअल सामान खरीदा जाता है उसको हम कहेंगे ऑथराइज्ड पार्टनर या फिर इस केस में वेयर हाउस। तो बेसिकली इस केस में वेयर हाउस गिफ्ट शॉप को इंडिविजुअल चीज़ें प्रोवाइड करेगा जैसे कि जूस बॉक्सेस, चिप्स, नट्स, मे बी समथिंग एल्स, जो भी गिफ्ट बास्केट में लगेगा वो सब, एंड देन कस्टमर आके इस गिफ्ट शॉप से उस बास्केट को खरीद सकता है। तो इस पर्टिकुलर एनालॉजी के साथ हम समझेंगे कि ETFs जब खरीदे जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है एंड जब बेचे जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, एंड विल ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज वी कैन। अब क्रिएशन का प्रोसेस या फिर जो ETF को खरीदने का प्रोसेस है उसमें क्या है कि मान लीजिए दिवाली का टाइम है तो डेफिनेटली बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब बॉक्सेस की डिमांड की वजह से जो गिफ्ट शॉप्स हैं वो APs को या फिर वेयर हाउसेस को बोलती हैं कि हमें बहुत सारे जूस के डब्बे, बहुत सारे चिप्स के डब्बे, बहुत सारे नट्स चाहिए ताकि हम गिफ्ट बास्केट्स बना के आगे कस्टमर्स को बेच सकें। एंड जैसे ही APs या फिर जो ऑथराइज पार्टनर्स हैं ये उनको इंडिविजुअल यूनिट्स या फिर जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो देते हैं, तब जाके ये जो गिफ्ट शॉप्स हैं उन बास्केट्स को बना के आगे कस्टमर्स को बेच सकती हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि आप डायरेक्टली जूस का बॉक्स नहीं खरीद रहे, आप डायरेक्टली चिप्स का पैकेट नहीं खरीद रहे, आप डायरेक्टली नट्स नहीं खरीद रहे, आप सिर्फ एक गिफ्ट शॉप से पूरी बास्केट खरीद रहे हो एंड वो गिफ्ट शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन कौन से इंडिविजुअल आइटम्स या फिर हमारे केस में स्टॉक्स को इकट्ठा करना है एंड पैकेज करके आगे बेचना है। सिमिलरली जब आप उसको बेचते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडेम्पशन। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अब कस्टमर को उन बॉक्सेस को रिटर्न करना है। तो बेसिकली आप ETF को बेचना चाहते हो, अब कस्टमर आएगा गिफ्ट शॉप के पास, गिफ्ट शॉप उस बास्केट को लेगा। अब जब एक बार गिफ्ट बास्केट वापस गिफ्ट शॉप पर आता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी और कस्टमर को बेच दे क्योंकि अनयूज्ड है एंड हो सकता है कि उस कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो। द सेकंड केसेस की डिमांड बिल्कुल नहीं है, सेल बिल्कुल नहीं हो रही है गिफ्ट बॉक्सेस की, तो वो गिफ्ट बॉक्स को उठा के वापस वेयर हाउस को दे सकते हैं या फिर जो हमारे APs हैं ऑथराइज पार्टनर्स उनको दे सकते हैं ताकि वो ऑथराइज पार्टनर उसको डिसमेंटल करे, सारे जूस के, चिप्स के, नट्स के पैकेट्स को निकाला एंड किसी दूसरी दुकान पर जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है उनको सामान दे दे एंड वो फिर अपने तरीके की बास्केट्स बना के बेच सकती हैं। Now this is somewhat what happens when you buy or sell an ETF. एंड इस केस में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, जब आप एक ETF को होल्ड करके रखते हो आप कैपिटल गेन्स टैक्स उस पर तभी दोगे जब आप कुछ सालों बाद उसको बेचना चाहो एक हाई प्राइस पे। हर साल आपको कोई टैक्स बिल नहीं आएगा एंड इन केस अगर आता भी है ड्यू टू सम एक्टिव मैनेजमेंट तो इट विल बी वे लेस एक्सपेंसिव देन वॉट यू वुड हैव ओड इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इस पूरे प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर की वजह से ETFs are more tax efficient than mutual funds. Next we'll understand the difference between transparency, ETFs और mutual funds के केस में। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब ये है कि अभी तक हमने ये समझ लिया है कि ETF एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों ही इंडिविजुअल स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं एंड आपके लिए एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। बट फ़र्क ये है कि ETFs अपनी होल्डिंग्स को डेली रिपोर्ट करते हैं जिससे कि आपको पता होता है कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैनगार्ड का VFV ETF खरीदते हैं तो आप जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में VFV में सबसे बड़ी होल्डिंग कौन सी है, सबसे छोटी होल्डिंग कौन सी है, उनके परसेंटेजेस कितने हैं जिस रेशियो में वो ओन्ड हैं एंड उनके रिटर्न्स, उनके डिविडेंड्स क्या रहे हैं। तो ये जो सारा डेटा है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग्स वो डेली अपडेट होता है ETFs के केस में। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स, अब क्योंकि वहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं तो उनका कहना ये है कि अगर हम रोज़ डेली बेसिस पे ही अपडेट करेंगे कि हमने कौन सा स्टॉक खरीदा, कौन सा स्टॉक बेचा, तो जो हमारा सीक्रेट सॉस है, जो हमारा वेपन है, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स डेली बेसिस पे तो ये रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि उनकी कौन सी होल्डिंग्स है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, बट देन अगेन जब तक वो डेटा आपके पास आता है तब तक वो ऑलरेडी 3 महीने पुराना हो चुका होता है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी पसंद है इन टर्म्स ऑफ कि आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, देन अगेन ETF कुड बी योर गुड चॉइस। बट हाँ, अगर कोई म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ईयर ओवर ईयर एंड इट इज परफॉर्मिंग बेटर देन एन ETF, तो देन इट डजंट मैटर टू यू एज एन इन्वेस्टर कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है। यू शुड जस्ट रीप द बेनिफिट्स कि आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं एंड यू आर ऑल्सो नॉट एक्टिवली मैनेजिंग कि आज कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन स्टॉक बेचना है। बट अगेन वो रिटर्न्स इतने अच्छे होने चाहिए कि जो कैपिटल गेन्स टैक्सेस हैं या फिर जो मैनेजमेंट फीस है उसके बावजूद वो रिटर्न्स ETFs के रिटर्न्स को बीट कर रहे हो। नेक्स्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू डिस्कस इज कि अगर ETFs इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, तो फिर जो पॉपुलर बैंक्स हैं या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा पुश क्यों करता है? वेल, इन वेरी सिंपल टर्म्स, क्योंकि उसमें कमाई ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो जैसे हमने डिस्कस करा वो बहुत ज़्यादा है एंड डेफिनेटली दे आर स्पेंडिंग अलॉट ऑन देयर PR, ऑन देयर मार्केटिंग। तो वो जो नैरेटिव है जो कि बिल्ड होता आया है काफ़ी सालों से कि म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे हैं, उनसे आप बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, उसको ETFs के लिए अभी बीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉट ऑफ डिकेड्स।
whereas ETFs are still very recent. But ETFs are growing very good. एंड जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि उसमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, a lot of people are moving towards ETFs and are making ETF investments rather than choosing mutual funds. अब हालांकि ETFs launch 1990s में हुए थे, but earlier on it was mostly being used by institutional traders, जो बड़े ट्रेडर्स थे, जो कंपनीज थी, वो लोग ETFs में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे एज कम्पेयर टू रेगुलर इन्वेस्टर, आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मुकाबले. बट जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ स्टार्टिंग टू मूव टूवर्ड्स ETF इन्वेस्टिंग rather than just investing into mutual funds. साथ ही साथ मल्टीपल तरह के इंडेक्सेस भी आज की डेट में प्रेजेंट हैं जो पहले शायद नहीं थे. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज में सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ इंडेक्सेस. अगर आपको सिर्फ सेमीकंडक्टर बेस्ड ETF चाहिए तो आपको वो मिल जाएंगे. अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की, जैसे कि EV की ग्रोथ अगर बहुत तेज़ी से होने वाली है, तो उस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले कुछ ETFs हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ETFs में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी एंड ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज, ताकि इन्वेस्टर्स किसी भी टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें. अगेन दीज आर कॉल्ड सेक्टर बेस्ड ETFs, जिसके बारे में हमने वेरी ब्रीफली एक लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, एंड इन द अपकमिंग वीडियोस वील एक्सप्लोर दैट मोर. बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, देयर आर अदर ऑप्शंस देन जस्ट ट्रैकिंग द मार्केट कैप. एंड जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि 2005 से लेके 2021 तक कितना रैपिड ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ ETFs AUM, यानी कि ETFs कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं उसमें. अब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग के अंदर एक प्रॉब्लम और है, विच इज़ कॉल्ड क्लोजेट म्यूचुअल फंड्स. अब ये म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कुछ और नहीं, सिर्फ एक इंडेक्स के बेसिस पे ही पैसा लगा देते हैं. तो उससे ये होता है कि इन्वेस्टर को एक इल्यूजन होता है कि देयर इज़ अ फंड मैनेजर जो कि मेरे पैसे को मैनेज कर रहा है, बट बेसिकली वो पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहा है जैसे ETF में होती है. एंड आप सिमिलर से रिटर्न्स के लिए ज़्यादा फीस दे रहे हो, ज़्यादा कमीशंस दे रहे हो उनको. तो ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड्स भी देखे गए हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ही लगा रहे थे, एंड दे आर टर्म्ड एज क्लोजेट म्यूचुअल फंड्स. एंड आई थिंक इन अ रीसेंट स्टडी टोटल US एंड कनाडा में जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे, 15% ऑफ देम वर क्लोजेट म्यूचुअल फंड्स. तो अगर आपको इंडेक्सेस को ट्रैक करना है फिर तो इट्स बेटर टू बाय एन ETF. एटलीस्ट मैनेजमेंट फ़ी तो नहीं दोगे, तो इस केस में आपके रिटर्न्स तो सेम होंगे, बट ETFs के केस में खर्चा ज़रूर कम होगा. तो ETF इज़ ऑलवेज गोइंग टू विन इन दिस रेस. तो चलो लेट्स सम अप दैट व्हाई ETFs आर ग्रेट फॉर लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर्स. तो फर्स्ट इज़ लो कॉस्ट, क्योंकि ETFs का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, इसलिए ETF कंपनीज का खुद का खर्चा कम है, एंड दैट इज़ वाई इन्वेस्टर्स का भी खर्चा बहुत कम होता है. तो अगर आप एक ETF खरीद रहे हैं एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ETF का खर्चा कम होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ETFs आर पैसिवली मैनेज्ड वेयरएज म्यूचुअल फंड्स आर मोस्टली एक्टिवली मैनेज्ड. सेकेंड इज़ डाइवर्सिफाइड. अगेन ये बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगा, बट ETFs के केस में यू विल हैव मोर कंट्रोल. आप देख सकते हो कि कौन सी होल्डिंग्स हैं, एंड मान लो कि अगर आप एक पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्टेड हो एंड उनकी होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है एंड यू डोंट लाइक दैट, तो यू कैन स्विच ओवर टू अनदर ETF. थर्ड इज टैक्स एफिशिएंट. आपको कैपिटल गेन्स टैक्सेस डेफिनेटली बहुत कम देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अ म्यूचुअल फंड, एंड आप कैपिटल गेन्स तभी दोगे जब आप ETF को बेचोगे. वेराज म्यूचुअल फंड में चाहे आप बेचो चाहे होल्ड करके रखो, देयर इज़ अ हाई चांस यू विल गेट अ टैक्स बिल एवरी ईयर, क्योंकि आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ने ट्रेडिंग की है, एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि कैपिटल गेन्स टैक्सेस इस केस में एप्लीकेबल होंगे. फोर्थ पॉइंट, दिस कैन बी लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. आई थिंक इन माई ओपिनियन यू कैन गेट बेटर रिटर्न्स एज अ पैसिव इन्वेस्टर. अगर आपका काम डेली बेसिस पे स्टॉक्स को परखना या उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना नहीं है, आई थिंक देयर इज़ अ हाई चांस फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक अस टू मेक बेटर रिटर्न्स इन ETF एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स. तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई होप इससे आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे दैट हाउ ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स आर डिफरेंट, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ETFs कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी एंड फॉर पैसिव इन्वेस्टमेंट टू. एंड आगे आने वाली वीडियोज़ में विल डिस्कस इन डिटेल मोर अबाउट के ETF में आप इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हैं, एंड अलग अलग तरह के ETFs कौन से हैं, डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं. इस चैनल पर हम कनाडा में करियर इंसाइट्स एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं. इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, कंसिडर सब्सक्राइबिंग वर्कवाइज कैनेडा. स्टे वाइज अंटिल द नेक्स्ट टाइम.